हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और पार्ट 3 में जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि हमारे अगस्त मंथ के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जुलाई मंथ का कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का यानी कि जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जी के वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाके देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी से जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जी के वीडियो। ये आपके आने वाले एग्जाम, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लास्ट 6 मंथ का जनवरी से जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स वीडियो। और अगर आपने लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है, जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो भी आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो भी आप लोग चैनल पे जाकर जरूर देखिए, इससे आपको एग्जाम्स में निश्चित ही मदद मिलेगी लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो से। और इस वीडियो का भी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, The Finance Ministry has informed Rajya Sabha that over dash crore Jan Dhan accounts are inoperative। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि डैश करोड़ से अधिक जन धन खाते निष्क्रिय हैं। तो कितने से ज्यादा जनधन खाते निष्क्रिय हैं ये पूछा गया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि कितने करोड़ से अधिक जनधन खाते, प्रधानमंत्री जनधन खाते जो है वो निष्क्रिय हैं यानी कि इनऑपरेटिव हैं। कि क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.82 करोड़ जो जनधन खाते हैं वो इनऑपरेटिव हैं। The Finance Ministry has informed Rajya Sabha that over 5.82 crore Jan Dhan accounts are inoperative. This is 14% of the total number of accounts. It means at least 1 out of 10 Jan Dhan accounts is inoperative. तो क्या बोला गया है इसमें कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 5.82 करोड़ से अधिक जन धन खाते निष्क्रिय हैं। ये कुल खातों की संख्या का 14% है, 14% है। जो कुल जन धन अकाउंट ओपन हुए थे, खाते खोले गए थे, उसमें से ये जो कुल हमने काउंट किया है 5.82 करोड़, ये 14% है। इसका मतलब है कि 10 जन धन खातों में से कम एक खाता जो है वो निष्क्रिय है या फिर वो इनऑपरेटिव है, उसे ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। तो लोगों ने जो जनधन खाते खुलवाए थे, टोटल जो जनधन खाते खोले गए थे उसमें से कितने हैं? 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते जो हैं वो निष्क्रिय हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, वो उन्हें कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो इनऑपरेटिव खाते हैं। कितने? 5.82 करोड़। जो टोटल खातों का कितना है, जो टोटल जनधन खाते खोले गए थे उसमें से 14% है ये आंकड़ा 5.82 करोड़ का। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इश्यूड बाय द आरबीआई, सेविंग्स एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव डोरमेंट इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। यानी कि आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार बचत साथ ही चालू खाते यानी कि सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स को निष्क्रिय माना जाना चाहिए यदि खाते में 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कोई लेन देन नहीं हुआ है। यानी कि 2 साल तक अगर खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं उनके अकॉर्डिंग जो सेविंग अकाउंट्स हैं और करंट अकाउंट्स हैं वो इनऑपरेटिव माने जाएंगे या माना जाना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ पीएमजेडीवाई द टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स इज 14.83 करोड़ विद अ बैलेंस ऑफ नियरली 1.43 लाख करोड़। तो जो
पीएमजेडीवाई की वेबसाइट के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या कितनी है? 14.83 करोड़ है और शेष लगभग 1.43 लाख करोड़। तो जो कुल जो जनधन खाते खोले गए थे उस टाइम पे, उसका आंकड़ा दिया गया है कि कितनी है उसकी संख्या? 42.83 करोड़, यानी कि 42.83 करोड़ रुपए टोटल जनधन खाते खोले गए थे। उसमें से कितने इनऑपरेटिव हैं? वो हैं आपके 5.82, जो मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया था। कितने? 5.82 जो है वो इनऑपरेटिव खाते हैं। और इन खातों में बैलेंस कितना है? इनमें है 1.43 लाख करोड़ का बैलेंस है जो जनधन खाते खोले गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनको जरूर याद रखना है कि कितने जो इनऑपरेटिव हैं और टोटल कितने खोले गए थे। ये आपको मेरे दिए गए कंटेंट से ही याद हो पाएगा। आप ये कंटेंट जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि ये जो आंकड़े दिए जाते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल जो जनधन खाते थे उसका आंकड़ा है कितना? 42.83 करोड़ है टोटल जनधन खाते, और इनऑपरेटिव कितने हो जाएंगे? 5.82। और टोटल जनधन खातों में बैलेंस कितना है लगभग? तो शेष जो राशि है वो कितनी है? वो हो जाएगी 1.43 लाख करोड़। जो यहाँ पे मेंशन है आंकड़ा वो कितना है? 1.43 लाख करोड़ जनधन खातों में बैलेंस है। ठीक है, तो टोटल ये आंकड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो जनधन खाते इनएक्टिव हुए हैं वो टोटल जनधन खाता का कितना है? 14% है। तो 14% कितना हो गया? 5.82 करोड़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की। तो वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण। तो फ्रेंड्स ये कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उसमें पढ़ सकता है, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has announced the levy penalties on banks in the event where ATM runs out cash. The scheme shall come into force from which date? तो क्या बोला गया है कि RBI ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां ATM में नकदी खत्म हो जाती है। योजना किस तारीख से लागू होगी? तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि रिजर्व बैंक ने एक घोषणा की है कि उन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा जिनके एटीएम में कैश जो है, नकदी जो कैश है वो खत्म हो जाता है, या मोस्टली एटीएम में आपने देखा होगा लिखा रहता है एटीएम रन आउट ऑफ कैश। तो ये जो आरबीआई ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है कि जिन बैंकों के एटीएम्स में कैश खत्म हो जाता है। और ये योजना जो है आरबीआई ने कब से लागू करने की घोषणा की है? तो कब से लागू होगा ये? आरबीआई ने जो बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है, किस तारीख से लागू हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से। 1 अक्टूबर 2021 से ये घोषणा जो है ये जुर्माना लागू हो जाएगा बैंकों पर, जिन भी बैंकों में जिन भी बैंक्स के एटीएम्स में लिखा होगा एटीएम्स रन आउट ऑफ कैश। तो ये याद रखिएगा, ये तारीख है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 से ये घोषणा जो आरबीआई ने की है जुर्माना लगाने की, ये लागू हो जाएगी। The RBI has announced the launch of the scheme of penalty for non-replenishment of ATMs, as per which it will impose monetary penalties on ATMs, WLAs, the run out of cash। तो यानी कि RBI ने एटीएम की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना यानी कि स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार वह उन एटीएम्स और WLA पर मौद्रिक दंड यानी कि मॉनेटरी पेनल्टीज लगाएगा जो नकदी से बाहर है, जिनमें लिखा रहता है नो कैश या फिर एटीएम रन आउट कैश। तो इन पे आरबीआई जुर्माना लगाएगा। किस तारीख से लगाएगा? 1 अक्टूबर 2021 से इन बैंक के एटीएम्स पे या इन बैंक्स पे जुर्माना शुरू हो जाएगा जिन बैंक के एटीएम्स में रन आउट ऑफ कैश लिखा होगा, जिनमें कैश नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्कीम शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1, 2021। देयरफॉर banks WLA should put in the place a robust system for monitoring the availability of cash in ATMs and ensure timely replenishment to avoid cash outs। तो
यह जो योजना है 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी और इसलिए बैंकों और डब्ल्यूएलओ को एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और कैश आउट से बचने के लिए समय पर पुनः पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो कब से लागू होगा? जैसे मैंने बताया 1 अक्टूबर 2021 से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको दिया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। क्वेश्चन में आ सकता है कौन से हैं, तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935। तो आरबीआई के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 मिलियन कस्टमर ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल। तो किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बैंक ने व्हाट्सएप चैनल पर, अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहक जो है, 10 लाख से अधिक जो उनके मिलियंस यानी कि ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स क्रॉस किए हैं। तो किस बैंक ने किए हैं? ये किए हैं एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने किए हैं, सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। Axis Bank has crossed the milestone of over 1 million customer on its WhatsApp banking channel with a total request count of 6 million till now. तो एक्सिस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध संख्या के साथ 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है। यानी कि टोटल 1 मिलियन से अधिक ग्राहक हो चुके हैं किस पे? व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पे एक्सिस बैंक के। तो किस बैंक के हैं? एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप इन जनवरी 2021 एंड हैज सिंस विटनेसेस रोबस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ इन इट्स कस्टमर बेस्ड फॉर व्हाट्सएप बैंकिंग। तो एक्सिस बैंक ने जनवरी 2021 में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी और तब से व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए अपने ग्राहक आधार में मजबूत जैविक वृद्धि देखी गई है। कब से शुरू किया था व्हाट्सएप बैंकिंग? ये जनवरी 2021 में एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप इन जनवरी 2021 में शुरू किया था। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विसेज शुरू की थी। किसने की थी? एक्सिस बैंक ने। कब से की थी? जनवरी 2021 से। After signing up for services, customer can inquire and get details of products across saving accounts, credit and debit cards, deposits and personal loan. तो सेवा के लिए साइन अप करने के बाद ग्राहक बचत खाते, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जमा और व्यक्तिगत पर्सनल लोन से होता है व्यक्तिगत ऋण और के उत्पादों के बारे में पूछताछ और विवरण प्राप्त कर सकते हैं। किस पे? जो बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराए हैं एक्सिस बैंक ने, उन सर्विसेज के थ्रू आप लोग अपने सेविंग अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स और डिपॉजिट्स एंड पर्सनल लोन्स किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरीज कर सकते हैं। किस पे? एक्सिस बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज पे। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993 इन अहमदाबाद। तो एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे एमडी सीईओ, हेडक्वार्टर्स। तो ये आप जरूर देखिए, किसी भी बैंक के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकेम 4th इंडियन आईटी फर्म टू हिट ₹3 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म बन गई है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट किया है और एक चौथी भारतीय यानी कि इंडियन आईटी फर्म कंपनी बन गई है? वो बन गई है HCL टेक्नोलॉजी। कौन सी बन गई है? HCL टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है HCL, इसने 3 ट्रिलियन से अधिक मार्केट कैप को हिट किया है। तो HCL टेक्नोलॉजी मार्केट कैपिटलाइजेशन टच्ड ₹3 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, HCL becoming the 4th Indian IT firm to achieve
दिस माइलस्टोन आफ्टर टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो। तो जो HCL टेक्नोलॉजी है इसने बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप पर पहली बार 3 ट्रिलियन रुपए को छू गया है और HCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म, सूचना प्रौद्योगिकी फर्म बन गई है। इससे पहले कौन कौन सी थी? इससे पहले थी TCS, इन्फोसिस और विप्रो। अब HCL बन गई है चौथी और कितने पे? 3 ट्रिलियन, फर्स्ट टाइम जो है 3 ट्रिलियन मार्केट कैप टच किया है HCL ने। HCL टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स ऑफ HCL टेक्स हिट अ फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑफ कितना? 1118.55, अप 2% ऑन द BSE in intraday trade, surpassing its previous high of 1101 touched on 12th of August in intraday deal। तो HCL टेक के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेड में BSE पर 2% की वृद्धि के साथ 1118.55 रुपए का नया रिकॉर्ड उच्च स्तर मारा, जो इंट्रा डे डील में 12 अगस्त को छुए गए और 1101 रुपए के पिछले उच्च स्तर को उसने पार कर गया है। तो याद रखिएगा 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म बन गई है HCL टेक्नोलॉजी। और इससे पहले कौन कौन सी थी? TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो। नेक्स्ट पॉइंट है HCL टेक इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विस कंपनी बाय द रेवेन्यू आफ्टर TCS एंड इन्फोसिस। तो HCL टेक जो राजस्व के हिसाब से TCS और इन्फोसिस के बाद तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी है। कौन सी? HCL। ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं HCL टेक्नोलॉजी की। तो HCL टेक्नोलॉजी के CEO कौन है? C विजय कुमार इसके CEO हैं। फाउंडेड इन 11th of August 1976, हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। किसका? HCL टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following bank has signed a MOU with Paralympic Committee of India to provide financial assistance to Paralympic athletes in Tokyo? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोक्यो में पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किए हैं? टोक्यो में जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं उनको वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भारत की पैरालंपिक कमेटी के साथ एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किस बैंक ने? तो किस बैंक ने किए हैं? क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इंडियन बैंक ने किए हैं। सही आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। Public sector Indian Bank has signed an MOU with the Paralympic Committee of India as one of the banking partners of the Paralympic Games scheduled to commence from August 24 in Tokyo, Japan। तो सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने टोक्यो जापान में 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन बैंक ने किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक PCI के साथ अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से यानी कि द बैंक थ्रू इट्स लॉन्ग एसोसिएशन विद PCI विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पैरालंपिक एथलीट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इज दीपक मलिक। तो बैंक जो है वो PCI के साथ अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। इंपॉर्टेंट है, कौन है? दीपा मलिक। बात कर लेते हैं हम इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। CEO है पद्मजा चुंदरू और इसकी स्टैब्लिश इन 1907 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has inked an MOU with Indian Navy to initiate Honors First Banking Solutions? तो किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक ने किए हैं ये पूछा गया है। किसके साथ किए हैं? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के साथ। तो किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन शुरू करने के लिए इंडियन नेवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
वो किए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किए हैं। The Indian Navy has inked a MOU memorandum of understanding with the Infrastructure Development Finance Company First Bank to initiate on a first। तो क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे आईडीएफसी का? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आईडीएफसी बैंक का। तो भारतीय नौसेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी के साथ ऑन ऑफर शुरू करने वाले पहले बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा आईडीएफसी बैंक के साथ किए हैं इंडियन नेवी ने। ये जो फुल फॉर्म है किसी भी बैंक का, ये आप फुल फॉर्म जरूर याद करिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। नेक्स्ट पॉइंट है, Honor First is a premium banking solution for serving personnel and veterans of the Indian Navy, designed specially keeping in mind the needs of armed forces and its veterans. The Honor First Defense account is supported by a dedicated team of defense veterans। तो ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए प्रीमियम बैंकिंग समाधान है और विशेष रूप से सशस्त्र बलों और उसके दिग्गजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट को रक्षा दिग्गजों की एक समर्पित टीम द्वारा समर्थित किया गया है। तो याद रखिएगा इंडियन नेवी के साथ किसने किया है एमओयू साइन? वो किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट है 2018 एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वेब सर्विसेज इज चूजन एज द क्लाउड प्रोवाइडर टू स्ट्रेंथन एआई पावर्ड बैंकिंग बाय विच बैंक? तो किस बैंक द्वारा एआई संचालित बैंकिंग को मजबूत करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज को क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक के द्वारा चुना गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीएल बैंक। सही आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। RBL Bank has chosen AWS। AWS क्या हो जाएगा? Amazon Web Services and Amazon.com company as its preferred cloud provider। AWS helps RBL Bank to strengthen its AI-powered banking solutions and drive digital transformation at the bank, adding significant value to the bank innovatives, offering saving cost and tightening risk controls। तो आरबीएल बैंक ने Amazon.com कंपनी AWS को अपने पसंदीदा क्लाउड प्रदाता चुना है और AWS आरबीएल बैंक को अपने एआई संचालित बैंकिंग समाधानों यानी कि एआई पावर्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस को मजबूत करने और बैंक में डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बैंक की नवीन पेशकशों में महत्वपूर्ण मूल्य जुड़ता है, लागत बचत होती है और कड़े जोखिम भी नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा AWS Amazon वेब सर्विसेज ने एआई संचालित बैंक को मजबूत करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज को क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना है आरबीएल बैंक ने। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनको आप जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक फाउंडेड अगस्त 1943, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है विश्ववीर आहूजा। किसके हैं? आरबीएल बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड Digital Prayas, an app-based digital lending platform to facilitate loans to entrepreneurs from low-income groups। तो निम्न में से किसने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास का एक ऐप आधारित डिजिटल उधार मंच का अनावरण किया है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसने कम आय वाले जो ग्रुप्स हैं उनके उद्यमियों को लोन की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास एक ऐप आधारित डिजिटल उधार मंच का अनावरण किया है? किसने किया है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सिडबी ने किया है। सिडबी इज द राइट आंसर। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी हैज अनवील्ड डिजिटल प्रयास एंड ऐप बेस्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट लोन टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स। तो सिडबी ने कम आय वाले समूहों के एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच
डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। किसने किया है? सिडबी ने किया है। तो सिडबी ने किया है। जो कम आय वाले ग्रुप्स हैं, कम आय वाले ग्रुप्स हैं, उनके उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है डिजिटल प्रयास, इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव इज टू सैंक्शन ए लोन बाय द एंड ऑफ द डे। द प्लेटफॉर्म हैज एंगेज्ड इन द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका उद्देश्य दिन के अंत तक ऋण स्वीकृत करना है। यह मंच MSMEs के प्रमोशन और फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट में लगा हुआ है। बात कर लेते हैं सिडबी के नेक्स्ट पॉइंट की। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट है, सिडबी शुड एंटर इनटू सिमिलर अरेंजमेंट्स विद मोर पार्टनर इंस्टीट्यूशन टू इंक्रीज इट्स आउटरीच। तो सिडबी को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और अधिक भागीदार संस्थानों के साथ ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए, और ये पॉइंट आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं सिडबी की। तो CMD ऑफ सिडबी S रमन, फाउंडेड इन 2 अप्रैल 1919, हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has increased the limit for collateral free loans to self-help groups under the DNRLM. What is the new limit? तो RBI ने DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा बढ़ा दी है। जो इसकी नई सीमा है वो क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो RBI ने जो DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? वो कर दिया है 20 लाख। नई सीमा जो कर दी है वो है 20 लाख, और पहले कितनी थी? पहले थी 10 लाख, और इसको करके बढ़ा के कर दिया है 20 लाख। The RBI has raised the limit of collateral free loans to self-help groups under the DNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, NRLM, National Rural Livelihoods Mission, from ₹10 lakhs to ₹20 lakh। तो क्या उसका फुल फॉर्म हो जाएगा? जो आपको DNRLM शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस शब्द का क्या मीनिंग है, क्या इसका फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका डे का फुल फॉर्म हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM का नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। तो दोनों का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। जिसको समझ नहीं आया वो इजीली इसको समझ सकता है फुल फॉर्म देख के, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि RBI ने DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। तो इनको जो मुक्त ऋण की सीमा है वो कितनी कर दी है? 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी है 20 लाख रुपए। RBI ने DNRLM, ठीक है, के तहत जो स्वयं सहायता समूह हैं इनके मुक्त ऋण की सीमा कर दी है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है, द DNRLM इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर, particularly women, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihoods। तो DAYNRLM गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबी में कमी को बढ़ावा देने और इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और आजीविकाओं की श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। द मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द NRLM बाय रिस्ट्रिक्टिंग क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती, बाय रिस्ट्रिक्टिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। NRLM was renamed a DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन WF मार्च 29, 2016। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है और भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की है, और 29 मार्च 2016 को NRLM का नाम बदलकर DAY यानी कि DNRLM कर दिया गया है। DNRLM का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना,
और क्या हो जाएगा NRLM का नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका नाम कर दिया गया है। कब किया है? 29 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been roped in by RBI for banking fraud awareness campaign? तो बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है नीरज चोपड़ा। सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। The RBI has started a public awareness campaign to warn people against digital banking frauds. For the new campaign, RBI has roped in Olympic gold medalist नीरज चोपड़ा। तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए आरबीआई ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी यानी कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए आरबीआई ने एक जन जागरूकता अभियान पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो शुरू किया है। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है नीरज चोपड़ा उनको अनुबंधित किया है। The central bank has asked people to a little cautious as doing so can protect them from a lot of troubles. A little cautions take care of a lot of trouble. The campaign sees Chopra urging users not divulge details like OTP, CVV numbers and ATM pin in front of anyone. तो जो केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ने लोगों से थोड़ा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफी परेशानियों से बचाया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देती है। इस अभियान में नीरज चोपड़ा ने यूजर्स से ओटीपी, सीवीवी नंबर और एटीएम पिन जैसे विवरण किसी के सामने प्रकट नहीं करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड लोन वर्थ $300 million फॉर द महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स? तो किस संगठन ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संगठन ने यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? वो दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसने दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। The Manila-based Asian Development Bank has approved $300 million loans as additional financing for the ongoing Maharashtra Rural Connectivity Improvement Project for upgrading rural roads and connecting remote areas with markets. तो मनीला स्थित एडीबी ने ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और दूरदराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त एडिशनल फाइनेंसिंग के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो देखिए क्वेश्चन कितना भी डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ा है तो आप जरूर आंसर कर पाएंगे। तो कंटेंट में ये भी दिया गया है कि कितने मिलियन, तो अमाउंट अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा $3 मिलियन, और अगर किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी है। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाएगा, तभी भी आपको सही आंसर करना है और आप सही आंसर कर पाएंगे अगर आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। और किस लिए दिया गया है? तो महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए दिया गया है। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। कितना दिया गया है? 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन की आप रिप्लाई कर पाएंगे अगर आप अच्छे से कंटेंट भी पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, The project was approved in August 2019 for improving and maintaining the condition and safety of 2,100 kilometers of rural roads across Maharashtra। तो अगस्त 2019 में पूरे महाराष्ट्र ग्रामीण सड़कों की 2,100 किलोमीटर की स्थिति और सुरक्षा में सुधार और रखरखाव के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई थी। बात करें एडीबी की तो हेडक्वार्टर है मॉडलिंग फिलीपींस यानी कि मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मासुओ कावा, फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966।
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एडीबी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर याद करने किसी भी बैंक के रिगार्डिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following did SBI General Insurance announce a tie-up to increase insurance penetration in the rural markets? तो निम्नलिखित में से किसके साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैड करने के लिए गठजोड़ की घोषणा की है? तो किसके साथ की है? मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। SBI General Insurance, one of India's leading general insurance company, announced a tie-up with Manipal Business Solution to increase insurance penetration in the rural markets. तो भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक SBI General Insurance ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैड बढ़ाने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ की घोषणा की है। तो किसने की है? SBI General Insurance ने। Sahipa is the fastest growing tech-enabled financing institution platform of Manipal Business Solution, provides digital and financial services to customers in semi-urban and rural India. तो मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस का सबसे तेजी से बढ़ता तकनीक सक्षम वित्तीय समावेशन मंच साहिपे सेमी अर्बन और ग्रामीण भारत में ग्राहकों को डिजिटल और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। This partnership will bring a perfect blend for our rural customers with SBI General's non-life product offering and Manipal Business Solution along with the right understanding of the rural segment by both partners. तो यह साझेदारी ग्रामीण ग्राहकों के लिए SBI जर्नल के गैर जीवन उत्पाद प्रस्ताव और मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ दोनों भागीदारों द्वारा ग्रामीण खंड की सही समझ के साथ एक आदर्श मिश्रण लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड द सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट विच ऑफर्स टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ डैश। तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है जो डैश का टॉप अप स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। तो कितने का करता है ये पूछा गया है, इसमें आपसे अमाउंट पूछा गया है। तो सही अमाउंट क्या हो जाएगा? कितने का करता है? सही अमाउंट हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा सही अमाउंट जो कितने तक का करता है? सही अमाउंट हो जाएगा 25 लाख तक का। ठीक है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट टू हेल्प customers grow their wealth and also take care of their family health amid the COVID-19 pandemic. तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। The account offers an attractive interest rate and comes with 3 major benefits for a family of 4: top-up health insurance of 25 lakh annual health care package and on-call emergency ambulance medical care services. तो ये खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के पैकेज आते हैं। 25 लाख रुपए का टॉप अप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज और ऑन कॉल आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा देखभाल सेवाएं और कॉम्प्लीमेंट्री टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफ 25 लाख विद ए डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख की कटौती योग्य राशि के साथ 25 लाख की माना टॉप अप स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, बात कर लेते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो एमडी सीईओ कौन है? भास्कर बाबू रामचंद्रन। किसके हैं? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के। मैंने आपको लिए एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने सभी बैंक के टैगलाइंस, एमडी सीईओ, एस्टैब्लिशमेंट सभी कुछ कवर किया है। उसमें मैंने पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और जितने भी रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सभी के कवर किए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। वो वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी बैंक के, रूरल बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के, स्मॉल फाइनेंस बैंक के, एमडीसीओ, टैगलाइंस, एस्टैब्लिशमेंट सभी कुछ पूछा जा सकता है। वो आप लोग जरूर देखिए, वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
has tied up with the National Payment Corporations of India (NPCI) to provide a unified payment interface autopay facility to its customers. तो डैश ने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटोपे सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है. किसने किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. वो किया है ICICI Prudential Life Insurance is the right answer. ICICI Prudential Life Insurance has tied up with the National Payment Corporation of India to provide a unified payment interface autopay facility to its customers. तो ICICI Prudential Life Insurance ने अपने ग्राहकों को UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटोपे सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है. और दिस टाई अप इज अनदर स्टेप इन द कंपनी digitalization journey which provide customers with a hassle-free and seamless experience across the policy life cycle. तो यह गठजोड़ कंपनी की डिजिटलाइजेशन यात्रा का एक और कदम है जो ग्राहकों को पूरे पॉलिसी जीवन चक्र में एक परेशानी मुक्त और सहज अनुभव प्रदान करता है. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने आपको काफी पॉइंट्स दिए हैं छोटे छोटे जो आपको पढ़ने में इजी रहे. तो आप इनको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके. हम बात कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की. तो CEO है NS कर्नल, फाउंडेड इन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी. किसकी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following has allowed payments bank to carry out the activities of investment bankers? तो निम्नलिखित में से किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेबी. सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो SEBI has allowed payments bank to carry out the activities of investment bankers to provide easy access to investor to participate in public and right issues by using various payment avenue market regulator. तो SEBI ने पेमेंट्स बैंक को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है ताकि इन्वेस्टर्स और सार्वजनिक और अधिकारों के मुद्दों में भाग लेने के लिए विभिन्न भुगतान रास्ते यानी कि डिफरेंट पेमेंट एवेन्यूज बाजार नियामक मार्केट रेगुलेटर्स का उपयोग करके आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक विच हैव प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI विल बी एलिजिबल टू एक्ट एज अ बैंकर टू एन इश्यूज. यानी कि गैर अनुसूचित भुगतान बैंक जिन्हें RBI से पूर्वानुमति प्राप्त है एक निगम BTI के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे. BTI बैंकर टू एन इश्यूज. बात कर लेते हैं सेबी की. तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 12 अप्रैल 1992. हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. एग्जीक्यूटिव है अजय त्यागी. तो इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $million प्रोजेक्ट्स इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम्स एंड इंप्रूविंग द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग डैम्स. तो विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में $million परियोजनाओं को मंजूरी दी है. कितने मिलियन पूछा गया है यहाँ पे परियोजनाओं को मंजूरी दी है. सही आंसर क्या हो जाएगा, $250 मिलियन. कितने मिलियन डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यहाँ पे डॉलर होना है, कितने मिलियन, तो $250 million. The World Bank has approved $250 million projects in India for a long-term dam safety program and improving the safety and performance of existing dam across various states of India. तो विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत की $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है. The second dam rehabilitation and improvement project agreement was inked on between the World Bank, the Government of India, the Central Water Commission and government representatives from 10 participating states. तो ये दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना समझौता
विश्व बैंक, भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग और 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। The project will be implemented at the national level through the Central Water Commissions। तो इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। फॉर्मेशन जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, किसके? वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ डैश ऑन बेंगलुरु बेस्ड हैवल्ट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित हैवल्ट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर डैश का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कितने का लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। लगाया है 6 लाख रुपए का। ठीक है। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹6 लाख ऑन बेंगलुरु बेस्ड हैवल्ट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो आरबीआई ने बेंगलुरु स्थित हैवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI said the statutory inspection of the company concerning its financial position as of March 31st, 2019 revealed inter alia non-compliance with the statutory directions on submission of credit information to Central Repository of Information on Large Credits and सबमिशन ऑफ क्रेडिट डेटा टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2019 को अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण में अन्य बातों के साथ साथ बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर सांविधिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है retail inflation eased to dash in July mainly due to softening of food prices। तो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर डैश हो गई है। कितनी हो गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 5.59% हो गई है। Retail inflation is to 5.59% in July mainly due to softening of food prices. The consumer price index based inflation was 6.26 in June and 6.73 in July 2020। तो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 5.59% पर आ गई है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून में 6.26% और जुलाई 2020 में 6.73% थी। इन्फ्लेशन इन द फूड बास्केट slowed down to 3.96% in July from 5.15 in the previous month। तो जो खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 3.96% हो गई है, जो पिछले महीने में 5.15% थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 2021-22 के दौरान सीपीआई इन्फ्लेशन को 5.7% पर और दूसरी तिमाही को 5.9%, तीसरी को 5.3% और वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 5.8% जोखिम के साथ व्यापक रूप से संतुलित किया है। यानी कि earlier this month the RBI pegged the CPI inflation at 5.7% during 2021-22, 5.9% in the second quarter, 5.3% in the third and 5.8% in the fourth quarter of the fiscal with risks broadly balanced। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आइए हमने अगस्त मंथ का सेकेंड पार्ट कवर किया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, और अगर आपने जुलाई मंथ का नहीं देखा है तो वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं जल्द ही इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। और अगर आपने लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देखिए, वो आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।